मैकेनिक्स 302 सेकंड सेमेस्टर बीएस फिजिक्स। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, रोटेशनल इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल इनर्शिया, व्हाट इज रोटेशनल इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया ये दोनों एक ही टॉपिक के नेम है, इन्हें डिफाइन करते हैं। द ऑपोजिशन दैट द बॉडी एग्जिबिट्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। कंसीडर करें एक बॉडी सर्कुलर पाथ में किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर पैदा होने वाले एक्सेलरेशन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस शो करेगी, एक ऑपोजिशन शो करेगी। इस रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लीनियर मोशन को डिस्कस करते हुए हमने लीनियर इनर्शिया को एक्सप्लेन किया था, उसे बकायदा समझा था। लीनियर इनर्शिया क्या होता है? लीनियर मोशन के अंदर अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएं, उस बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। लेकिन कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा? एक अगर हल्का मास है, मैंने उस पर फोर्स लगाई तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ। एक भारी मास है, मैंने उस पर फोर्स लगाई, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ। हल्का मास ज्यादा दूर तक जाएगा या भारी मास ज्यादा दूर तक जाएगा? दोनों पर 10 न्यूटन की फोर्स लगी, जाहिर है हल्का मास ज्यादा दूर तक जाएगा और भारी मास थोड़ा सा दूर जाकर रुक जाएगा। हमें पता है F डायरेक्टली लेड टू एक्सेलरेशन। जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यहां पर हम डिफाइन करेंगे। दैट कांस्टेंट इज लीनियर इनर्शिया मैस, जो तयन करेगा कि बॉडी पर फोर्स लगी, बॉडी में कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। m डिटरमाइंस दैट हाउ मच लीनियर एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस इन द मूविंग बॉडी। यही है इनर्शिया। फॉर एग्जांपल एक टेबल को मैं मूव करवाना चाहता हूँ, रेस्ट की स्टेट से मोशन की स्टेट में लेके जाना चाहता हूँ। बॉडी पे मैंने जितनी फोर्स लगाई, बॉडी मूव नहीं कर रही। बॉडी एक्चुअली कर क्या रही है? रेजिस्ट कर रही है मेरी लगाई हुई फोर्स को। बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की प्रॉपर्टी, इनर्शिया वर्ड निकला है इनर्ट से, मतलब कुछ ना करना, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता वो, इन एबिलिटी टू मूव। ठीक है, बॉडी अपनी जो रेस्ट की हालत है उसको बदलने के लिए तैयार नहीं, स्टेट को चेंज करने के खिलाफ हमारी फोर्स को अपोज कर रही है। इस बॉडी में कितनी इनर्शिया मौजूद है, ये प्रॉपर्टी कितनी हद तक मौजूद है? जितना बॉडी का मास होगा उतनी ही बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। Mass of the body is the measurement of its inertia। जितना बॉडी का मास होगा उतना ही बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी। आप अगर एक साइकिल को मूव करवाना चाहें और एक ट्रक को मूव करवाना चाहें, कौन सा आसान होगा? ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा, साइकिल का इनर्शिया कम होगा। साइकिल को आप इजीली मूव करवा सकते हैं, ट्रक को मूव करवाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स दरकार होगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक्चुअली यही डिफाइन हुआ था, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक्चुअली इनर्शिया ही की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया था। अब बात करते हैं एंगुलर मोशन की। सेम एज इट इज, अगर बॉडी पे टार्क अप्लाई किया जाए, बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इस चीज का तयन कौन सी क्वांटिटी करेगी? नो डाउट रोटेशनल इनर्शिया। अब हमारे एंगुलर मोशन के केस में रोटेशनल इनर्शिया किस क्वांटिटी को नाम दिया जाएगा? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। दैट कांस्टेंट इज रोटेशनल इनर्शिया, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। एम आर स्क्वायर ये क्वांटिटी है रोटेशनल इनर्शिया की, डिटरमाइंस दैट हाउ मच रोटेशनल एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस इन द रोटेटिंग बॉडी। यहाँ पर ये रोटेशनल इनर्शिया
दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पर और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का या उस बॉडी का बनता है। कैलकुलेट करते हैं रोटेशनल इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट मास। कंसीडर अ massless rod of length r. Place the rod in horizontal plane in such a way that its one end carries point mass m, while other end is pivoted at O. रॉड का एक एंड पॉइंट O पे फिक्स हुआ है, रोटेटेबल है, पाइवटेड हुआ है, दूसरे एंड पे मास m अटैच हुआ है। जैसे ही हम मास m पे लीनियर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस लीनियर फोर्स से लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होगा सर्कमफेरेंस पर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द मास व्हेन अ फोर्स F is applied perpendicular on it. The acceleration is given by Newton's law. F is equal to ma tangential. जैसे ही फोर्स F मास m को रोटेट करने की कोशिश करेगी अबाउट एन एक्सिस, then angular acceleration alpha will produce। जैसे ही मास m पे फोर्स अप्लाई होगी, मास m सर्कमफेरेंस पे रोटेट करना शुरू कर देगा और लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। उस ही लम्हे सेंटर पर रॉड मूव कर रही है, जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस होगा। Since tangential acceleration at is related to angular acceleration alpha by the equation at is equal to r alpha, F is equal to mr alpha, F is equal to mr alpha। इस इक्वेशन में एक्चुअली किया क्या है, F is equal to m a t वाली इक्वेशन में a टेंजेंशियल की वैल्यू पुट कर दी, a टेंजेंशियल इक्वल होता है r अल्फा के, तो एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया F is equal to mr अल्फा। अब क्योंकि रॉड रोटेट कर रही है, एज टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क, इट्स मीन वहां पे टॉर्क मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, F is equal to mr अल्फा वाले एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सप्रेशन बन जाएगा r इंटू एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। आर एफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एफ टॉर्क की मैग्नीट्यूड होती है, आर एफ की जगह क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। ये इक्वेशन 2 बन गई। इस इक्वेशन पे जरा गौर कीजिए, अगर कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो, उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, जीरो। अगर हम इक्वेशन 2 के अंदर अल्फा की जगह जीरो पुट करें तो ऑटोमेटिकली टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। व्हेन बॉडी रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो and torque acting on it will also be zero. By comparing equation 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, F is equal to m a टेंजेंशियल and torque is equal to m r square alpha, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर F रिप्लेस हो रहा है टॉर्क से। इक्वेशन 1 में F था, इक्वेशन 2 में वो किस में कन्वर्ट हो गया, टॉर्क में। इक्वेशन 1 में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है, इक्वेशन 2 में किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा में। इक्वेशन 1 में मास m है और इक्वेशन 2 में कन्वर्ट हो गया एम आर स्क्वायर में। मतलब लीनियर मोशन की बात करें, F इज इक्वल टू एम ए टेंजेंशियल, तो यहाँ पर फोर्स लगने से लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा था, जिसको अपोज कौन कर रहा था, टर्म m, मास ऑफ द बॉडी। और इक्वेशन 2 में देखें, टॉर्क अप्लाई करने से ऑटोमेटिकली एंगुलर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोज करने वाली टर्म कौन सी है, यहां पर एम आर स्क्वेयर, यानी कि रोटेशनल इनर्शिया। लास्ट एक्सप्रेशन टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर अल्फा से क्लियर क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोज करने वाली जो टर्म है वो क्या है, एम आर स्क्वेयर, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास। लास्ट एक्सप्रेशन से जो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया का फॉर्मूला बना है वो कौन सा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड
रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी? एम एल स्क्वायर। सिग्निफिकेंस, it plays the same role in angular motion as mass in the linear motion. linear motion में mass अपोज करता है लीनियर एक्सेलरेशन को, और रोटेशनल मोशन में एम आर स्क्वेयर रोटेशनल इनर्शिया अपोज करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, पहले हमने कैलकुलेट किया रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पॉइंट मास। अब हम बात करते हैं होल रिजिड बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे? कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ n स्मॉल पीसेस ऑफ masses m1 m2 so on mn at distances r1 r2 so on rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ। हमने कंसीडर क्या किया? होल रिजिड बॉडी को कंसीडर करने की बजाय कंसीडर किया उसके तमाम पार्टिकल्स को जिनसे मिलकर वो बॉडी बनी हुई है, उन तमाम पार्टिकल्स को हमने कंसीडर कर लिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनके फासले r1 r2 r3 so on rn को कंसीडर कर लिया। As mostly the bodies have non-uniform mass distribution, suppose the body be rotating with angular acceleration alpha. So, magnitude of torque acting on m1. Mostly क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिजिड बॉडीज के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है? कहीं पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है, कहीं पे पार्टिकल्स कम तादाद में वाक़ हैं। यहाँ पे हम जब बॉडी को रोटेट करेंगे तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बॉडी के अंदर जो टॉर्क एक्ट हो रहा है, हम उसे पूरी बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि एक एक सिंगल मास का टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर हमने फॉर्मूला एक बनाया था, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। सेम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। जो पहले पार्टिकल पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है मास m1 पे, जो डिस्टेंस r1 पर पड़ा हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 पर पड़ा हुआ है, उस पे लगने वाला टॉर्क किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? टॉ इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2, और सो ऑन। इसी तरीके से हम nth पार्टिकल की बात करेंगे, रिजिड बॉडी का लास्ट आखिरी पार्टिकल जो कि n डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे टॉ n इज इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा n। और अब तमाम पार्टिकल्स के टॉर्क को एडअप कर लें। टोटल टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा? m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा n। क्योंकि हमारे पास रिजिड बॉडी है तो तमाम पार्टिकल एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ पाइवट पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे। यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n, ये तमाम इक्वल क्वांटिटीज हैं, इसलिए हमने इसे सिंपल अल्फा बोल दिया। टोटल टॉर्क टोटल क्या आएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर इनटू अल्फा। नाउ ब्रैकेट के अंदर देखें, सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, सेकंड पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। इट्स मीन ये टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडअप हुआ है, पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का, और सो ऑन nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर क्वांटिटी को हम एडअप करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पूरी होल बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n m1 r1 स्क्वायर इनटू अल्फा। यहाँ पर एक्सप्रेशन में टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा लिख देंगे। आई क्या चीज है? वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन एन एम आई आर आई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जहां पर m के साथ आई लगा हुआ है, आई की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। r के साथ आई लगा हुआ है, वहां पे हम क्या लिखेंगे? 1।
इस तरीके से हमारे पास पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, फिर यहाँ पर आई की जगह 2 पुट कर देंगे, फिर आई की जगह 3 पुट कर देंगे एंड सो ऑन, आई की जगह n पुट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये समेशन फॉर्म ओपन हो जाती है। डिपेंडेंस ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, फर्स्ट वन है द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, द ज्योमेट्री एंड द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, यहाँ पर देखें हमारे पास एक डिस्क है और एक व्हील है, दोनों के पास रोटेशनल इनर्शिया की प्रॉपर्टी मौजूद है। इन दोनों को रोकने के लिए या रोटेशन स्टार्ट करवाने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर होती है, लेकिन अगर डिस्क को रोकना होगा तो कम फोर्स रिक्वायर है, लेकिन अगर व्हील को रोकना होगा हमें रोटेशन से तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर व्हील का रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा है और डिस्क का रोटेशनल इनर्शिया कम है। भला कैसे? व्हील के केस में देखें, मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है? आउटर रिम पर। सारे पार्टिकल्स आउटर रिम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दरमियान से व्हील खाली है। अगर हम सिंगल सिंगल पार्टिकल के लिए रोटेशनल इनर्शिया की क्वांटिटी कैलकुलेट करें, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर, तो तमाम पार्टिकल्स के लिए r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू ग्रेटर है। व्हील के तमाम पार्टिकल्स आउटर रिम पर हैं तो इनका तमाम का रेडियस लार्जर होगा। टोटल जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो तमाम क्वांटिटीज ग्रेटर आएंगी और टोटल रोटेशनल इनर्शिया ऑफ व्हील क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्क का केस देखें, डिस्क के केस में पार्टिकल्स दरमियान में भी मौजूद है। डिस्क में पार्टिकल हर जगह मौजूद हैं, कुछ पार्टिकल्स आउटर रिम पर, कुछ उससे कम रेडियस पर, कुछ उससे कम रेडियस पर, और इसी तरीके से वो सेंटर तक मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लें साइड पर दरमियान में एक पार्टिकल mn है, m2 है, m3 है, m4 है एंड सो ऑन mn। ये डिस्क पे तमाम जगह पर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इसके लिए रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करें तो क्या होगा? किसी क्वांटिटी की m1 r1 स्क्वायर, किसी क्वांटिटी के लिए r1 छोटा होगा और किसी क्वांटिटी के लिए r की वैल्यू ज़्यादा होगी। टोटल जब हम समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी? रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए डिस्क की रोटेशनल इनर्शिया कम होती है और व्हील की रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा होती है। रोटेशनल इनर्शिया की नेक्स्ट डिपेंडेंस है द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की शेप पर भी रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू डिपेंड करती है। यहाँ पर डिफरेंट बॉडीज हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, उनकी शेप चेंज होते ही वैल्यू ऑफ रोटेशनल इनर्शिया भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिंग है जिसे हमने अबाउट सेंट्रल एक्सिस रोटेट करवाया, उसके लिए एक रिंग या हुप के लिए रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये एक रिंग के लिए वैल्यू है। जैसे जैसे एक रिंग के ऊपर हम दूसरा रिंग रखें, तीसरा रिंग रखें, चौथा रिंग रखें और इस तरीके से रिंग को जोड़ते चले जाएं तो क्या बनेगा? हॉलो सिलेंडर। अगर हॉलो सिलेंडर भी होगा तो उसके लिए भी रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू यही आएगी, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये वैल्यूज आपने याद करनी है। अगर कोई डिस्क हो या कोई सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर डिस्क से ही मिलकर बनता है। सॉलिड सिलेंडर में मल्टीपल डिस्क होती हैं, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रख दें, तीसरी रख दें, चौथी रख दें और इस तरह एक सॉलिड सिलेंडर बनता चला जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर या डिस्क को अगर अबाउट सेंट्रल एक्सिस आप रोटेट करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होगी, सॉलिड डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो। इसी तरीके से हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर होता है और एक हॉलो स्फीयर होता है। सॉलिड स्फीयर को अगर अबाउट डायामीटर रोटेट करें, अबाउट एनी डायामीटर रोटेट करें तो उसके लिए आई की वैल्यू आ जाती है 2/5 एम आर स्क्वायर। और अगर हॉलो सिलेंडर हो या थिन स्फेरिकल शेल अबाउट एनी डायामीटर उसे हम रोटेट करें तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या आती है? 2/3 एम आर स्क्वायर। ये वैल्यूज हम बकायदा कैलकुलेट करेंगे अगले लेक्चर्स में। ये वैल्यू कैसे ड्राइव हुई हैं इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
इसी तरह एक थिन रॉड को अगर रोटेट करवाएं अबाउट एनी एक्सिस थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो उसके लिए वैल्यू क्या आती है, I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। इसी तरह एक स्लैब है, स्लैब को अगर हम अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर रोटेट करवाएं तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, I इज इक्वल टू 1/12 m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रोटेशनल इनर्शिया की नेक्स्ट डिपेंडेंस है द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिम को चेंज कर दें तब भी वैल्यू ऑफ आई चेंज हो जाती है। लास्ट स्लाइड में हमने एक थिन रॉड को रोटेट करवाया था अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ, वो एक्सिस उसके बिल्कुल दरमियान में से गुजर रहा था, उस वक्त वैल्यू आई थी I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। लेकिन अगर हम उस एक्सिस को दरमियान में से कंसीडर करने की बजाय थ्रू एट वन एंड कंसीडर कर लें, थिन रॉड अबाउट एक्सिस थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू ml स्क्वायर ओवर 3। इसी तरह हमने लास्ट स्लाइड में रिंग को रोटेट करवाया था अबाउट सेंट्रल एक्सिस, उस वक्त उसकी वैल्यू आई थी mr स्क्वायर। लेकिन अगर हम उस रिंग को या हुप को अबाउट एनी डायमीटर रोटेट करवाएं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर में से गुजर रहा हो, उस वक्त I की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ mr स्क्वायर। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओरिएंटेशन को चेंज करने से हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ये तीन इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस थी रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। What is rotational kinetic energy? The kinetic energy possessed by the body due to its rotation about an axis of rotation is called rotational kinetic energy or angular kinetic energy. जैसे कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी, द एनर्जी possessed by the body due to its linear motion, इसी तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है द एनर्जी possessed by the body due to its rotational motion। फॉर्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसे हम ऐसा यूनिट जूल में मेजर करते हैं। फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसीडर करें एक रिजिड बॉडी है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। साइड पे डायग्राम में एक्सिस ए डैश के अबाउट एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। हम इसके अंदर एक पार्टिकल की सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं जो कि एम आयत पार्टिकल है और आर आयत डिस्टेंस पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर आयत डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है। एम आई सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है लीनियर वेलोसिटी वी आई के साथ और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of a particle of mass m ith having distance ri from axis of rotation moving with velocity vi is kinetic energy translational is equal to half mvi square। इस एक्सप्रेशन में vi की वैल्यू पुट कर दें, vi की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आर आई ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड बाय vi इज इक्वल टू आर आई ओमेगा। वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर एम आर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं आई, एक्सप्रेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है जैसे कि लीनियर वेलोसिटी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बिल्कुल वैसे ही रोटेशनल एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर लीनियर इनर्शिया, लीनियर काइनेटिक एनर्जी में जो इनर्शिया है वो मैस m की वजह से है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो किस वजह से है, I की वजह से, एम आर स्क्वायर की वजह से। अब हम कैलकुलेट करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ होल रिजिड बॉडी। Imagine a rigid body consists n number of particles of masses m1, m2, m3, so on mn at distance r1, r2, r3 and so on rn respectively. The rotational kinetic energy of this mass m1 is, kinetic energy for first particle is equal to half m1 v1 square,
यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, V1 की जगह क्या पुट कर देंगे आप, R1 ओमेगा 1 होल का स्क्वायर। एक्सप्रेशन बन जाएगा rotational kinetic energy for first particle is equal to half m1 r1 square omega square. Similarly for second particle expression बन जाएगा kinetic energy rotational for second particle is equal to half m2 r2 square omega square. And now for third particle expression will be kinetic energy rotational for third particle is equal to half m3 r square, and so on. Last particle, rigid body का last particle, nth particle, the kinetic energy rotational for nth particle is equal to half mn rn square omega square. Total kinetic energy of rigid body निकालने के लिए हम क्या करेंगे, the total rotational kinetic energy of all particle is called rotational kinetic energy of rigid body is, इन तमाम पार्टिकल्स की जो हमने इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की है उन सबको एड अप कर दें तो हमारे पास होल बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फॉर रिजिड बॉडी द एंगुलर स्पीड ऑफ एवरी पार्टिकल इज सेम। हमें पता है रिजिड बॉडी में तमाम पार्टिकल्स एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3। ये तमाम क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए हम सिंपली इसे क्या कह देंगे, ओमेगा। एक्सप्रेशन में ओमेगा लिखकर ओमेगा को कॉमन कर लें, हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस ऑन mn rn स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखें, ये सिंगल पार्टिकल का इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, पहले पार्टिकल का इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का रोटेशनल इनर्शिया, और mn rn स्क्वायर nth पार्टिकल का रोटेशनल इनर्शिया। इन तमाम रोटेशनल इनर्शिया को जब हम एडअप करेंगे तो हमारे पास होल बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सप्रेशन बनेगा हाफ इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 2 3 टू n m i r i स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये होल बॉडी का इनर्शिया I है, इसको हम एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं, विच इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही जो अभी हम पढ़ के आए हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जस्ट आपने रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू पुट करनी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। डिस्क के लिए हमने जो रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू याद की थी वो यहाँ पर पुट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आपको याद होगा एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ mr स्क्वायर। I की जगह हमने क्या पुट कर दिया ब्रैकेट के अंदर, हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड एज v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो यहाँ से अगर हम स्क्वायर लें तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम वहां से ओमेगा स्क्वायर को निकाल लें तो एक्सप्रेशन बनेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/4 mr स्क्वायर v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। एक्सप्रेशन बचेगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर डिस्क इज इक्वल टू 1/4 mv स्क्वायर। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला वही यूज होगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसमें जस्ट आपने I की वैल्यू पुट करनी है। फॉर अ हूप और रिंग हमने रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वैल्यू याद की थी, क्या थी, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सेम एज डी यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दें और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। I की वैल्यू क्या बनेगी, mr स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्फीयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला वही यूज होगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आप I की वैल्यू पुट कर दें। फॉर अ सॉलिड स्फीयर आपने रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू याद की थी, I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर।
यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दें और ओमेगा की, आई की वैल्यू क्या होगी 2/5 mr स्क्वायर एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर आई की वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर एंड ब्रैकेट के अंदर सेकंड ब्रैकेट के अंदर ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/5 mv स्क्वायर। इससे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास बच जाएगा 1/5 mv स्क्वायर।